हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी का ये न्यूमेरिकल सीरीज़ का वीडियो है। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, कुछ फॉर्मूले मिलेंगे और उन फॉर्मूलों को सॉल्व कैसे करना है उससे जुड़े हुए PYQ क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी वैरायटी के आए हुए हैं हर टॉपिक के ऊपर। और कवर की गई है पूरी NCERT और रेलवे एग्ज़ाम। तो अगर इनको कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली हो जाएगा। आप इसको एक वन शॉट वीडियो भी समझ सकते हैं, इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट ये कवर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। इससे आपको मॉक में और रियल एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आवेश होता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। तो वो चार्ज कितना होता है? माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग ई भी कहते हैं, ठीक है। अगली बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन अगर एन इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, मान लिया मैंने एन इलेक्ट्रॉन है, तो उन एन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, उसमें एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। अगली बात, प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का भाई होता है। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है और उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगली बात जो याद रखनी है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जो हमारा चार्ज जो होता है, चार्ज मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो प्रवाहित होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम, यानी कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। इसको बताने का तरीका क्या है? आई, ठीक है। हिंदी में भी ये चीज़ें लिख रखी, इसको आप देख सकते हैं। अब ये तो ऊपर बात की गई थी चार्ज अपॉन टाइम। अब आई बराबर जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अभी हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? एन इंटू ई, तो एन इंटू ई बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है? एन ई बाय टी। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ लिखा हुआ है। अगली बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है, जो हम लोग यूनिट मात्रक इस्तेमाल करते हैं, वो एम्पियर यूज़ करते हैं। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब एक एम्पियर क्या होता है? तो देखो, करंट की वैल्यू क्या होती है? तो ये होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं क्या करूँ, टाइम को अगर मान लूँ 1 सेकंड मान लूँ, टाइम को क्या मान लूँ? 1 सेकंड मान लूँ। जब टाइम 1 सेकंड मानूंगा तो करंट किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो कोई बोले कि बताओ 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर मतलब क्या होता है? करंट की यूनिट। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है उतना चार्ज जो 1 सेकंड समय होने पे प्रभावित हुआ हो या प्रवाहित हुआ है। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जो प्रवाहित हुआ है उसको क्या कहते हैं हम? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन सेकेंड। अब इसमें कुछ छोटी छोटी यूनिट्स होती है, जैसे एक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को बोलते हैं छोटा MA। ये किसके बराबर होता है? तो ये 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 0.001 एम्पियर के बराबर होता है। या इसको बोल सकते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसको क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा, मतलब नीचे 1000 का डिवाइड कर दिया, तो ये 1 मिली एम्पियर होता है। उसी तरह 1 माइक्रो एम्पियर, ये क्या है? ये 1 माइक्रो एम्पियर है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 1 के नीचे 6 जीरो, ठीक है। तो ये हमारे 1 मिली एम्पियर होता है। अगली चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है विद्युत विभव, और इसी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर भी कहा जाता है। ये क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है? तो देखो, मान लो ये हमारी एक क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वोल्टेज। ये वोल्टेज होता है। अब हमारा कोई एक चार्ज, मैंने बोला Q, इसको इस वोल्टेज के अंदर या बाहर कहीं ले जाना है, तो मुझे जो जितना काम करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को गति देने के लिए विद्युत आवेश की प्रति इकाई आवश्यक कार्य कितना है। मतलब इस चार्ज को, इस आवेश को हमको कहीं ले जाना है तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, है ना। इट इज़ द वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट इकाई जो होती है वोल्टेज यानी वोल्ट, है ना। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वोल्टेज बराबर क्या होता है, तो अब अभी बताया कि ये वर्क डन है, यानी कार्य कितना लगा एक चार्ज को ले जाने के लिए, तो कार्य बटे चार्ज, यानी वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई। तो देखो वर्क की इकाई होती है जूल, यूनिट होती है वर्क, और चार्ज की इकाई क्या होती है, कूलम। तो इसको जूल पर कूलम बोल लो या इसी को क्या बोलते हो, वोल्ट बोल दो, बात एक ही है। तो जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी। चलिए अब सीधे हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इसी फॉर्मूले सबसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपने शुरू से ना भी पढ़ा हो तो आप इतना वीडियो देखने के बाद सीधे क्वेश्चन पे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, एक करंट है, कितना दे रखा है, 150 मिली एम्पियर। तो पहले गिवन में समझाता हूँ, पेपर में ऐसा नहीं लिखना, पेपर में डायरेक्ट करना है। करंट दे रखा है 150 मिली एम्पियर। तो 150 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, अभी बताया, 150 के साथ में 10⁻³ एम्पियर, ये मिली एम्पियर होता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, यह किसी सर्किट में 2 मिनट के लिए फ्लो होता है। तो याद रखना, समय हमेशा सेकेंड में लेके चलेंगे। 2 मिनट का मतलब होता है 2 × 60 सेकेंड, यानी 120 सेकेंड, ये समय हो गया अपना। पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आवेश की मात्रा का मतलब क्या होता है, क्यू निकालना है, समझ में आया। तो हमें क्या निकालना है, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। आई हमको कितना दे रखा है, 150 × 10⁻³ है ना। क्यू हमें निकालना है, टी की वैल्यू 120 सेकेंड। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 150 अपॉन 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 120। एक जो एक 2 से ये कट गया, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये कितना हो गया, 18 कूलम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 कूलम हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला है अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन। मतलब हमको किसकी वैल्यू दी है, हमको वैल्यू दी है एन की वैल्यू दी है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन, है ना। पहली बात तो ये दे रखी है, फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक धारावाही चालक में से इतने इलेक्ट्रॉन बह गए, कितने समय में बह गए। तो टाइम दे रखा है हमको 20 सेकेंड, टाइम हमको दे रखा है 20 सेकेंड। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, हमसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दे रखी हो तो करंट कैसे निकालते हैं, तो करंट निकालते हैं NE/T, ठीक है। अब I निकालना मुझे, n की तो वैल्यू दे रखी 6 × 10⁻46, ये तो हमको n की वैल्यू दे रखी है, इंटू ई क्या होता है, तो ई होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाय कितना समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 20 सेकेंड दे रखा है, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो लगभग आएगी 4.8, ठीक है। पहले तो जो ये संख्या दे रखी है, ये 6 1.6 और 20, तो 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 20 का डिवाइड करेंगे, ये आंसर निकल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये 10⁻46 है
और ये 10 की पावर -19 है। जब पावर मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाती है, प्लस या माइनस, तो बीच में साइन कौन सा, माइनस का, तो इस पावर को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करके आगे आंसर लिख देंगे। तो हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको ऑप्शन में सिर्फ ये देखना है कि अगर 4.8 दिख गया मतलब हमारा क्या है, आंसर है। 4.8 या 0.48 ऐसा कुछ भी दिखे, मतलब जहाँ पे 4.8 दिख गया वो आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के टफ लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन बोला है हाउ मच वर्क इज डन। हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। कितना निकालना, वर्क डन। तो पहले लिख लेते हैं वर्क डन, हमें नहीं पता, ये नहीं पता। बोला है कितना कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। चार्ज लिख लेते कितना, 2 कूलम। फिर क्या बोला है, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है V। ये कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, कितना हमको कार्य करना पड़ा जब हमारे को 2 कूलम चार्ज को किसी भी विद्युत धारा के अंदर ले जाना पड़ा, और उस विद्युत धारा का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इतना डाटा हमको समझ में आया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था कि वर्क डन बराबर होता है चार्ज इनटू वोल्टेज, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना जो ऊपर बताया था। वर्क डन बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज। चलो, वर्क डन बराबर चार्ज कितना दे रखा है 2, वोल्टेज कितना दे रखा है 12, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। वर्क डन किस में दिया जाता है, जूल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, जूल में। यह आ गया जूल में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल, ठीक है। ये आंसर था, ये आरआरबी जेईई के पेपर में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है हाउ मच वर्क इज डन। तो सबसे पहले फिर हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 कूलम दे रखी है। अब फर्क समझना, ऊपर डायरेक्ट हमको वोल्टेज दे रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया था। मतलब ये देखो क्या दे रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हमको 2 पोटेंशियल दे रखे हैं, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1, यानी ज़्यादा में से कम घटा दो। तो देखो 128 वोल्टेज माइनस 118 वोल्ट, तो ये कितना हो गया, 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जिसको हमने डेल्टा वी बोल दिया। क्यू हमको दे रखा है, तो पूछा क्या है, वर्क डन पूछा है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी। वर्क डन निकालना है, Q कितना दे रखा है 2, वोल्टेज कितना दे रखा है हमको 10। अभी सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा 20, और वर्क डन की इकाई क्या होती है, जूल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 20 जूल आंसर, ये आंसर आ गया। हिंदी में भी आप इसको क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 जूल आवेश 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट के बिंदु से 128 वोल्ट के बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य लगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अगला जो नियम होता है वो होता है ओम का नियम। इसका पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ओम ने क्या बोला था कि किसी सुचालक से या किसी चालक के द्वारा करंट पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अब कुछ चीज़ याद रखनी, क्या, ओम ने माना था कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओम ने ये माना था, ध्यान रखना पेपर में आया है। ओम ने क्या माना था कि जब उसके नियम को समझा जाए तो टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाए, मतलब टेम्परेचर को क्या रखा जाए, तापमान को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए। तो ओम ने कहा था कि किसी चालक के द्वारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो जो करंट है, ओम ने क्या बोला था, वो जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज के। ओम ने बोला था कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब मैथ्स का नियम है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन आता है, और जब इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो अपने मन से एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, ठीक है, एक स्थिरांक भी लगाते हैं। इस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया आर, इस कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। तो ओम ने जो नियम दिया वो था V इक्वल्स टू आई आर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इस आर को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इस आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब V इक्वल्स टू आई आर है, इसी फॉर्मूले को कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो V इक्वल्स टू आई आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको और क्या और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो अगर मैं R को उधर ही छोड़ दूं तो V बटे आई, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा।
और एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है कि आई को उधर ले आऊँ तो वी बाय आर भी बोल सकते हैं इसको। तो एक ही फॉर्मूले को इतने प्रकार से लिख सकते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रटना किसको है, वी इक्वल्स टू आई आर, इसी को हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है। अब एक होता है वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का मतलब होता है वोल्टेज करंट ग्राफ। सबसे पहले बताया जाता है कि वोल्टेज करंट ग्राफ जो होता है इससे हमको किस वैल्यू का पता चलता है। तो वोल्टेज करंट ग्राफ से हमको रेजिस्टेंस का पता चलता है। कोई पूछे वोल्टेज करंट ग्राफ से का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलाव, जो स्लोप होता है उससे हमको क्या पता चलता है, तो हमको रेजिस्टेंस पता चलता है। कैसे पता चलेगा तो देखते हैं। देखो, एक ग्राफ हमने बनाया जिसके वाई एक्सिस पे क्या है, हमारा वोल्टेज है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट है। अब ये जो ग्राफ है हम इसको फॉलो कर रहे हैं जब, तो अभी हमने क्या बोला था कि ओम नियम के अनुसार जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। यही बोला ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना V बढ़ेगा उतना I बढ़ेगा। तो देखो, जितना हम एक आगे बढ़े करंट पे उतना ही वोल्टेज में भी एक आगे बढ़े, जितना दो आगे बढ़े हम करंट पे उतना ही वोल्टेज में भी आगे बढ़े। तो जब V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमको एक कैसा कर्व मिलेगा, लीनियर लाइन मिलेगी। इसको लीनियर कर्व बोलते हैं। ये सीधी लाइन दिख रही है ऐसी, इसको बोलते हैं लीनियर। इसका स्लोप जो है, देखो ढलाव कैसी है, तो ढलाव कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे। बोलेंगे ढलाव कितना है, ढलाव ये रहा। ठीक है, इसका ढलाव एक जैसा है, तो ढलाव एक जैसा है इसका मतलब स्लोप एक जैसा है। इसका मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंस एक जैसा है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध एक जैसा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इससे हमें एक चीज, नई चीज जानकारी मिली, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस या इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध, ये क्या होता है, तो यह क्या होता है, तो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब हम कोई भी पदार्थ इस्तेमाल करें उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो क्या करना चाहती है, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को प्रतिरोध करता है, यानी करंट को बहने से रोकता है। ठीक है, हर चीज के अंदर प्रतिरोध होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर किसी में प्रतिरोध क्या है, कम है, किसी में रेजिस्टेंस क्या है, कम है, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसको हम कहते हैं कंडक्टर यानी सुचालक। कंडक्टर यानी सुचालक। अगर किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारी थ्योरी थी। अब हम समझते हैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 वोल्ट। तो हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं V। ये कितना दे रखा है, 60 वोल्ट दे रखा है। आगे, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यह कितना करंट ले रहा है, 4 एम्पियर। यह स्रोत से 4 एम्पियर धारा खींचता है। तो करंट हमने कितना ले लिया, करंट हमने कितना ले लिया, 4 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे ही V और I दिखाई दे जाए, हमारा पहला मतलब क्या होता है कि हम R निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा V इक्वल्स टू आई आर, फॉर्मूला पढ़ा, V इक्वल्स टू आई आर, यही पढ़ा। तो यहाँ से हम R की वैल्यू जो निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 60/4 यानी 15। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओम। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है, अब रेजिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा, एक मटेरियल ले लिया। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। अब फिर से करंट निकालने को बोला है, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 172 कर दिया। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है मेरे को 15 ओम। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 172.5 वोल्ट दे रखा है। पूछा अब करंट कितना फ्लो होगा, इस करंट को मैंने आई डैश बोल देता हूँ। तो आई डैश क्या होता है, आई डैश हो जाएगा V/R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, 172.5, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 15। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब 11 है ना, कितना, 11.5, ये 11.5 समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या निकाल रहे थे, करंट निकाल रहे थे। करंट किस में होता है, एम्पियर में होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला जो फॉर्मूला होता है, एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ फॉर्मूला है जिसको हम क्या बोलते हैं, R बराबर रोहो L/A। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं।
आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता। रोह का मतलब क्या होता है? रोह जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रोह, इसको बोलते हैं रोह। ये एक शब्द है, इसको बोलते हैं रोह। ये रोह क्या होता है? इस रोह को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, या इसको क्या कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं रोह को। एल क्या है? एल है यानी लंबाई। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट पृष्ठीय क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोलते हैं किसको? ए को। ठीक है, इतनी चीजें हमको ध्यान रखनी है, इससे जुड़े हुए हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब एक बात याद रखना, जब जब वायर की बात होगी, ये वायर है, वायर हमको ऐसा दिखाई देता है। वायर कैसा दिखाई देता है? ये होता वायर, ये होता वायर। वायर की जिस एरिया की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो वह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कौन सा होता है? तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये होता है, ये कैसा दिखाई दे रहा है? सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? एक सर्कल जैसा। तो अगर इसका एरिया निकालना हो, सर्कल का एरिया क्या होता है? π/4 d²। सर्कल का एरिया क्या होता है? गोले का एरिया क्या होता है? π/4 d²। डी क्या है इसका? डायमीटर, डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी, क्वेश्चंस में काम आएगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो याद रखना फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमको? R बराबर रो L/A। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दिए, मतलब पहले L थी अब 2L कर दिए। ठीक है, आगे बोला गया है विथ अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, यानी अन्य पैरामीटर स्थिर रहते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में सिर्फ L के साथ छेड़खानी की है, बाकी सब क्या है? सेम है। बाकी सब क्या है? सेम। तो जो सेम रहे भूल जाओ उसको फॉर्मूले में से। क्या बोला? जो सेम रहे फॉर्मूले में उसको भूल जाओ। तो फॉर्मूला हमारा बचेगा क्या? R इज प्रोपोर्शनल टू L। R किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? L के। बाकी सबको भूल जाना। तो L हमने क्या करा है? पहले थी L थी, अब हो गई 2L, यानी L कितना हो गया? 2 गुना। L कितना हो गया? 2 गुना। ठीक है, अब बोला गया है रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ 2 गुना हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बिकम्स डबल, यानी 2 गुना। ठीक है, जितना L बढ़ा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ा। अगर मान लो L 3 गुना बढ़ता तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ता। अगर L आधा हो जाता तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाता। इसको ऐसा समझना है। ठीक है, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा ALP टेक्नीशियन में भी कई बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है एक चालक के प्रतिरोध का क्या होता है? फिर से वही पूछ लिया, R क्या होगा यदि इसकी लंबाई 3 गुना बढ़ जाए? तो देखो लेंथ जो है पहले L थी, बाद में 3L हो गई, और व्यास आधा हो जाए। व्यास का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर कितना हो जाए? आधा। मतलब पहले डायमीटर था D, अब कितना हो जाए? D/2। समझ में आया? तो देखो जिनको छेड़ा है सिर्फ उनको ही हमको करना है, बाकी सबको भूल जाना है। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A। समझ में आया? अब अगली बात, किस किस को छेड़ा है हमने? तो देखो एक तो हमने L को छेड़ा है और हमने A को छेड़ा है। A को कैसे छेड़ा है? हमने डायमीटर बदला है तो एरिया भी बदलेगा। तो बाकी सबको भूल जाते हैं हम। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? L अपॉन एरिया की वैल्यू क्या होती है? एरिया जो होता है वो होता है π/4 d²। अब ये जो पाई और 4 दिख रहा है ये भी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। मतलब इसको भी हम नहीं छेड़ रहे। तो सिर्फ किसको छेड़ रहे हैं हम लोग? हम लोग छेड़ रहे हैं सिर्फ d² को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? d²। समझ में आया? एरिया क्या था? एरिया की वैल्यू क्या थी? π/4 d²। हमने इसको तो छेड़ा नहीं है, सिर्फ इसको छेड़ा है, तो सिर्फ उसी को ले लिया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? R। L कितना कर दिया हमने? L हमने कर दिया 3 गुना। डायमीटर हमने कितना कर दिया? डायमीटर को, व्यास को हमने कर दिया आधा। तो देखो D/2 का आधा, और उसका स्क्वायर करना है हमको क्योंकि D का स्क्वायर दे रखा है। चलो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3L अपॉन ये हो जाएगा D/4। डिवाइड के नीचे डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी बन जाएगी? प्रोपोर्शनल है 3 × 4 L/D, यानी कितना हो गया? 12। तो देखो पहले भी L/D था, अभी भी L/D है, सिर्फ फर्क कितने का हो रहा है? 12 गुना हो रहा है। ये कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 12 टाइम्स, 12 गुना हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
बोला है एक वायर है, फिर से वायर आ गया, इसका लेंथ हमको कितना दे रखा है, एल दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस हमको कितना दिया है, 4 ओम दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ये पहला वायर था। अब मान लो मैंने एक और वायर लिया है ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखो जब मटेरियल सेम बोल दिया, क्या बोल दिया है, मटेरियल सेम। मटेरियल सेम का मतलब होता है, मटेरियल सेम का मतलब होता है दोनों का रोहो सेम है। रोहो मतलब जो ऊपर बताया था ना, इधर लिख देता हूँ, आर इक्वल्स टू रोहो एल बाय ए। तो ये रोहो सेम है, मतलब रो को नहीं छेड़ा है, एक हमने रो को नहीं छेड़ा है, तो किसको छेड़ा है हमने, इसकी लेंथ को क्या कर दिया, एल बाय टू। लेंथ हमने क्या कर दी, आधी कर दी है, एल हमने कितनी कर दी, एल बाय टू। एरिया को हमने छेड़ा है कि एरिया को भी हमने नहीं छेड़ा, तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू, किस किस को छेड़ा हमने, सिर्फ हमने क्या किया है, लेंथ को छेड़ा है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। आगे देखते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू, लेंथ कितनी कर दी है, पिछले बार का आधा कर दिया, तो एल पहले एल थी, अब एल बाय टू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है हमारा ये भी एल बाय टू हो जाएगा। देखो अगर लेंथ को हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होता है, अगर लेंथ को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस था 4 ओम, अभी आधा हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ऐसे ही करना है। अब क्या होता है, हमको रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल या श्रृंखला या समानांतर में लगाना रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो इधर बताया था, जब बोला जाएगा रजिस्टर को पैरेलल यानी समानांतर लगाना, समानांतर मतलब एक दूसरे के सामने, जब एक दूसरे के सामने लगाना, तो मान लो एक रजिस्टर था R1, एक रजिस्टर था R2, तो जब हमको इन दोनों का मिला जुला रूप निकालना है कि दोनों मिला के रेजिस्टेंस कितना बनेंगे, तो याद रखना जब रेजिस्टेंस को पैरेलल यानी समानांतर में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, कम हो जाता है। पहली बात तो ये याद ध्यान रखना है। कैसे कम होगा, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, 1/R इक्विवेलेंट हमको निकालना है, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब किसी को 1 अपॉन करके लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह अगर सीरीज में हमने रजिस्टर को लगा दिया, सीरीज मतलब एक साथ लगा दिया, देखो एक के बाद एक, ठीक है, तो इसमें रजिस्टर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आर इक्विवेलेंट मतलब जो हम मिला जुला रूप निकलेगा इनका, वो क्या निकलेगा, R1 प्लस R2, यानी इनको डायरेक्ट प्लस कर दो। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा, क्या, इधर लिख देता हूं, पैरेलल में देखो, पैरेलल में इसके सामने भी वही वोल्टेज है, इसके सामने भी वही वोल्टेज है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, ये पेपर में आया हुआ है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। और सीरीज में क्या सेम रहता है, तो देखो जो करंट इस रजिस्टर के अंदर से फ्लो होगा, जो करंट इस रजिस्टर के अंदर से फ्लो होगा, वही करंट इस रजिस्टर के अंदर से भी फ्लो होगा। तो सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है हर रजिस्टर के अंदर। तो इसको ध्यान रखिएगा, पेपर का आया हुआ टॉपिक है ये, कि वोल्टेज जो रहता है वो पैरेलल में सेम रहता है और करंट जो रहता है वो सीरीज में सेम रहता है। और इनके ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, इनके ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है इसरो के पेपर में। ठीक है, इसको यहीं करते हैं। बोला गया है 2 इक्वल रजिस्टर है, मैंने मान लिया 2 रजिस्टर है, एक R1 और एक R2 इक्वल है, तो इक्वल मतलब मैंने मन से इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। इनको क्या किया, आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 बराबर प्रतिरोधक को पहले श्रृंखला में जोड़ा है। ठीक है, जब श्रृंखला में जोड़ा तो इनका प्रभावी प्रतिरोध कितना है, R1, मतलब इन दोनों को जब सीरीज में जोड़ा तो एक रेजिस्टेंस बना कंबाइन। सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगता है, मतलब डायरेक्ट प्लस कर दो R1 प्लस R2। तो जब इन दोनों को हमने सीरीज में ज्वाइन किया, ठीक है, सीरीज में, तो सीरीज में ज्वाइन करने पे इनका जो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस बना उसको कितना माना, R1 माना है। ये R1 किसके बराबर होगा, दोनों को प्लस कर दो, तो कितना प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये भी x है और ये भी x है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2x। ये किसकी वैल्यू आई, R1 की वैल्यू आई। पहली बात तो ये हो गई। अब बोला है इस व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इन्हीं रेजिस्टेंस को समानांतर जोड़ दें, समानांतर में क्या फॉर्मूला होता है,
तो समानांतर में फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर किसके बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला 1/r इक्विवेलेंट को, इसको क्या करो r1 r2 मत बोलो, इसको ra बोलो, इसको rb बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी हमको R2 की वैल्यू निकालनी सेकेंड रजिस्टर, क्योंकि इनने क्या बोला जब पैरेलल में लगाएंगे, जब पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना R2, तो ये मैंने R2 ले लिया, इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू भी x थी, 1/r2 की वैल्यू भी x थी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/x होगा। हमें R2 की वैल्यू चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये भी ऊपर चले जाएगा, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई x/2 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है R1 और R2 का रेशो निकालना है, R1 और R2 का अनुपात निकालना है, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू है 2x, R2 की वैल्यू कितनी है x/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन में x, तो इसके आंसर कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है दो रजिस्टर है, हिंदी में भी देख सकते साथ में, दो रजिस्टर है, टू रजिस्टर ईच ऑफ 10 ओम। ठीक है, दोनों रजिस्टर दे रखे हैं जो 10 ओम में है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रजिस्टर को हमने कैसे लगाया, पैरेलल में लगाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नीचे साथ साथ में यह बनाते आते हैं। दो रजिस्टर मान लो, एक रजिस्टर ये है, रजिस्टर को ऐसे बताते हैं, और एक और रजिस्टर है उसको ऐसे बनाया। ठीक है, ये दोनों तो कैसे लगा रखे, पैरेलल में लगा रखे हैं। कितने कितने ओम के, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। अब इस कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया है, सीरीज में लगाया है। इस कॉम्बिनेशन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ कैसे लगाया है हमने, संयोजन में। संयोजन मतलब सीरीज में। इस कॉम्बिनेशन को हमने एक और रजिस्टर के साथ लगाया है जो भी कितने ओम का है, 10 ओम का है, इसको सीरीज में लगाया। और अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना है, इसको हमने क्या करा, एक बैटरी से लगाया है, जो बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। तो बैटरी कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। इसका वोल्टेज कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। तो जैसे ही हम कनेक्शन बना देंगे तो करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका पावर निकालो, पावर क्या होता है। ठीक है, अब पावर निकालने का फॉर्मूला जो होता है, पावर निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए हमको याद रखना है कि पावर निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला तो ये होता है, पावर बराबर होता है v²/r। ठीक है, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, v²/r। ठीक है, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे जब। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल में है, तो इस पैरेलल वाले को सॉल्व करते हैं हम। अगर मैं RP लिख देता हूँ पैरेलल वाले को, ये निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालूंगा मैं, 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RP की वैल्यू हो जाएगी 10/2, यानी RP की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इन दोनों को हटा के मैं क्या लगा सकता हूँ, एक 5 ओम का रजिस्टर लगा सकता हूँ। तो ये 5 ओम वाला यहाँ पे आ गया, साथ में सीरीज में क्या लगा रखा है, 10 ओम वाला लगा रखा है, और साथ में क्या लगा रखी है हमने, बैटरी लगा रखी है ऐसे। और बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की। अब हमको ये दोनों किस में दे रखे हैं, सीरीज में दे रखे हैं इसको, और इसको सीरीज में दे रखा है हमको। ठीक है, तो सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे, RS सीरीज कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके, 5 + 10 ये कितना हो गया, 15 ओम। ठीक है, ये भी आ गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो पावर क्या होता है, पावर, पावर का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, पावर होता है v²/r। v हमको दे रखा है 6 का स्क्वायर 36, अपॉन r कितना दे रखा है 15, 15 दूनी 30, यानी 2 से समथिंग थोड़ा आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 2.4। और पावर निकालने को बोला तो पावर की यूनिट होती है वॉट, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो ये ध्यान रखना, पावर की यूनिट होती है वॉट। तो ऐसे हम सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करते हैं, ये कितने भी रजिस्टर दे सकता है ऐसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। अगर हम बहुत सारे रजिस्टर को पैरेलल में लगाए, पैरेलल का मतलब समानांतर लगाए, कई प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ने से निम्नलिखित में से किसके समतुल्य मान सकते हैं, है ना। अब हमको इसको निम्नलिखित का मतलब आ जाए तो ऑप्शन देखना है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, कि चालक की लंबाई बढ़ाना, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये ऑप्शन जो देख के लग रहा है, ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, R बराबर
रोहो L/A। अब कैसे लगाया है? समानांतर लगाया, प्रतिरोधों को समानांतर लगाया यानी पैरेलल लगाया। जब प्रतिरोधों को समानांतर लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमको कुछ ऐसी सेटिंग बैठानी है कि हमारा रजिस्टर क्या हो जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो देखो आर, ये आर और ये एल एक दूसरे के आमने सामने है, ऊपर है। इसका मतलब है आर जो होता है, इधर लिख देता हूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। मतलब अगर मैं एल को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या करना है? रेजिस्टेंस तो घटाना है, तो मुझे एल भी घटाना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो क्या चालक की लंबाई बढ़ाने से मेरा रेजिस्टेंस घट सकता है क्या? नहीं घट सकता। पहला ऑप्शन कट हो गया कि इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर से तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन मुझे तो कम करना है। चलो आगे देखते हैं। बोला है इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। द क्वेश्चन में क्या बोला है? रेजिस्टेंस को तो अपने को कम करना है। रेजिस्टेंस जब कम करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ा के फायदा क्या है? तो ये ऑप्शन भी कट गया, हमको तो रेजिस्टेंस कम करना है। चलो अगला। अब आर और ए जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। मतलब अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घटेगा। समझ में आया? जब कोई चीज़ ऐसे एक दूसरे के उल्टा दे रखा हो तो एक दूसरे से उल्टा चलते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस में अगर बढ़ाऊंगा तो मेरे को एरिया कम करना पड़ेगा, और अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन दे रखा है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी करना। अब अगर मैं एरिया को कम कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन मेरे को तो रेजिस्टेंस घटाना है, तो ये ऑप्शन भी कट गया मेरा, ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, तो अगला ऑप्शन जो बचा है वो आंसर हो जाएगा सीधे फोर्थ। क्यों? क्योंकि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाना, अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम ही तो होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन है, और ये रेलवे में भी आ सकता है क्योंकि क्लास 10 एनसीईआरटी का ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस को सॉल्व करने वाला। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम अगले पेज पे, इसको हम अगले पेज पे ले लेते हैं। अगले पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर था हमारा 12। ठीक है, यहाँ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो क्या दे रखा है हमको? एक रेजिस्टेंस दे रखा है 3 3 3 3 और 3 के। ठीक है, हमको एक ऐसा सेटअप दे रखा है कि बैटरी लगा रखी है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस दे रखा है जिसको मैंने बोला R5, इसको लगा रखा है एक और रजिस्टर से जो है R3, ये एक और रजिस्टर है जिसको मैंने बोला R1, बीच में एक और रजिस्टर है जिसको मैंने बोला R2, और यहाँ पे एक पैरेलल में था शायद, हाँ यहाँ ऐसा था, एक और रजिस्टर था जिसको मैंने बोला R4। अब ये जितने भी हैं ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है। तो पूछा है हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस सेटअप के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस सेटअप के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, R2 को देखो और R3 को देखो। R2 और R3 कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो देखो R2 ये रहा और R3 ये रहा। R2 और R3 कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो बोलना है R2 और R3 कैसे? सीरीज में, सीरीज यानी श्रृंखला में। तो इन दोनों को हटा के मैं क्या लगा देता हूँ? एक नया रजिस्टर लगा देता हूँ जिसको मैंने बोला RA। इन दोनों को हटा के मैं अगर एक इन दोनों का मिला जुला रूप लगाऊंगा तो सीरीज में क्या होता है? प्लस होता है, तो सीधे प्लस कर दूंगा। क्या? R2 प्लस R3, 3 प्लस 3, ये कितना हो गया? 6 ओम हो गया। ठीक है, तो जब इन दोनों को हटा के मैं क्या लगा सकता हूँ? 6 ओम लगा सकता हूँ। अब पेपर में ये बार बार नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये डायग्राम फिर से मैं अगर ऐसे बनाऊँ, ये डायग्राम को मैंने फिर से ऐसे बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर था, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है ना, और ये ऐसा है। ठीक है, R4, ये R5, ये R1, इन दोनों को हटा के ये रजिस्टर को भी हटा दिया
और इन दोनों को हटा के मैंने क्या लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया ये वाला, इसको मैंने बोला RA, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो हमारा नया रजिस्टर है ये इस R4 के साथ देखो, ये और ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, R4 और RA एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है ये, एक दूसरे के पैरेलल है यानी समानांतर है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, मिला जुला रूप है, उसको मैंने बोल दिया RB निकालू। तो RB कैसे निकालते हैं, RB निकालने का तरीका है 1/RB इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/RA। चलो 1/RB निकालना है मुझे। R4 की वैल्यू कितनी है, R4 की वैल्यू जो है हमारी, R4 की वैल्यू 1/3 प्लस RA की वैल्यू क्या है 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो RB की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो RB की वैल्यू जो निकलेगी हमारा 2 ओम निकलेगी। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके और उसको पलट देना है। तो RB की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। मतलब R4 और RA को हटा के मैं क्या लगा सकता हूँ, RB लगा सकता हूँ। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे है R5, यहाँ पे है RB और यहाँ पे है R1। RB की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब ये तीनों काय में आ गए, सीरीज में। तीनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे तो मैं इनकी जगह क्या लगा सकता हूँ, एक RC लगा सकता हूँ। ठीक है, RC कैसे लगाऊंगा, R5 R1 और RB को किस में लगा दूँ, सीरीज में लगा दूँ। सीरीज का मतलब क्या, सीधे प्लस कर दूँ। तो इसको एक और पेज ले लेते हैं। चलो RC कैसे निकलेगा, R5 की वैल्यू थी 3, R1 की वैल्यू कितनी है, ये भी 3 दे रखी है, और RB की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 3 और 3 6 और 2 8 ओम। ठीक है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस बनेगा इन सब को सॉल्व करने के बाद, किनको, इन सब को सॉल्व करने के बाद, ये सब सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस बनेगा टोटल, तो इसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट कितना बनेगा 8 ओम। और ये हमारा क्या था, आंसर है। ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल में सॉल्व करके हमको कॉम्बिनेशन बना के फाइनल आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब ये जो क्वेश्चन है, पहले इससे समझने से पहले हमको एक नया नियम समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने एक नियम दिया था जिसको उसने क्या बोला था, H बराबर होता है I²RT। जूल ने बोला हीट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक तो I² के बराबर होता है, और हीट जो होता है वो किसके बराबर, ये बराबर नहीं बोले, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं डायरेक्टली। अगर जूल ने जो कहा था, जूल ने ये कहा था कि किसी भी सिस्टम के अंदर हीट जो होती है, ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, वो एक तो I² के बराबर परस्पर चलती है। मतलब जितना I का स्क्वायर बढ़ेगा उतना ही कितना बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। और जूल ने कहा था कि जितना उसमें जिस टाइम बढ़ेगा उतना ही उसमें हीट बढ़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा करंट बढ़ाओगे तो उसका स्क्वायर करोगे उतनी हीट बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा समय इसको दोगे उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी। तो जूल ने इन जब दोनों को साथ में बोला था तो उसने बोला I²T, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या बनेगा, I²RT बनेगा। तो जूल ने जो नियम दिया था वो दिया था हीट बराबर होता है I²RT। I का मतलब होता है करंट जो कि होता है एम्पियर में, धारा। R का मतलब होता है ओम यानी रेजिस्टेंस। T का मतलब होता है टाइम जो कि होता है सेकेंड में, और हीट का मतलब होता है जूल में होती है हीट। ठीक है, तो अभी हमको क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन है कि एक सुचालक है, एक कंडक्टर है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हमको करंट कितना दे रखा है 1 एम्पियर, यानी I की वैल्यू दे रखी है, और हीट दे रखी है हमको 2000 जूल। ठीक है, आगे पढ़ते क्वेश्चन को क्या बोला उसमें, बोला है, ऊपर लिख लेते क्या क्या डाटा दिया। एक तो हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन 13 हमको बोला है कि हमको 1 एम्पियर करंट दिया है और 2000 जूल एनर्जी दी है। I बराबर 1 एम्पियर और हीट बराबर दे रखा है 2000 जूल। अब क्या बोला गया है कि अगर करंट को क्या कर दिया, डबल कर दिया गया, करंट को क्या कर दिया गया,
2 गुना 2 टाइम, यानी करंट अब कितना हो गया 2 एम्पियर। तो बोला है हीट कितनी होगी, अब हीट कितनी होगी। अब देखो हीट और करंट का हमको फॉर्मूला बता दिया, हमको बोल दिया कि हीट और करंट में हमको बात करनी है। तो पहले हमको हीट और करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीट बराबर I²RT। अब जब तक क्वेश्चन में और किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना दी जाए, ध्यान से सुनना, अगर और किसी चीज़ के बारे में जानकारी ना दी जाए तो बाकी सबको क्या मानना है, सेम। रेजिस्टेंस हमको कुछ नहीं बोला है तो रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने, सेम। टाइम हमको कुछ नहीं बोला गया तो टाइम हमको क्या लेना है, सेम। तो जब इस फॉर्मूले में ये सेम है और ये सेम है तो हमारी जो हीट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, I² के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब करंट जितना भी बढ़ रहा है उसका स्क्वायर कर दो, तो करंट कितना बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है 2 गुना, 2 गुना का स्क्वायर कितना होता है, करंट 2 गुना का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो I कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर, यानी I कितना हो रहा है 4। अब H जो है वो I² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो H किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 4I के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब करंट अगर 4 गुना किया है तो हीट भी 4 गुना होगी। पहले हीट थी हमारी 2000, अब कितनी हो जाएगी 4 गुना, तो कितनी हो जाएगी 8000 जूल, ठीक है। 8000 जूल इसका आंसर है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन HSSC हरियाणा SSC के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। बोला है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब होता है जो हमारी जो प्रेस होती है, इस्त्री वगैरह होती है, ठीक है, उसका। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसमें रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 20 ओम, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, उसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर जा रहा है, तो करंट को हमने क्या ले लिया 5 एम्पियर। पूछा है हीट कितनी होगी जब टाइम कितना है हमारा 30 सेकेंड, टाइम कितना है हमारा 30 सेकेंड। तो देखो हीट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, H बराबर क्या होता है I²RT। चलो I² का मतलब 5 का स्क्वायर 25, R कितना दे रखा है 20, टाइम कितना दे रखा है 30, 25 दूनी 50 दिया 150, तो 150 इंटू 10 की पावर 2, या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ 15 इंटू 10 की पावर 3, ये तो क्या बन गया जूल। अब हमको ऑप्शन में कुछ अलग दे रखा है, देखो यहाँ पे 15 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 1.5 इंटू 10 की पावर 4, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इस 10 से ये एक कटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 15 इंटू 10 की पावर 3, तो यही बन रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्या हो गया हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल, या 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 मैंने लिखा नहीं है, सीधे बता दूं क्वेश्चन में क्या बोला था कि I²RT ये किसका नियम है, तो सीधे बोलना ये जूल का ताप का नियम है, जूल हीटिंग लॉ है। ये ग्रुप डी के पेपर में आया, सीधे ये पूछ लिया कौन सा नियम है तो बोल देना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है डायरेक्ट। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हमको इस पॉइंट में क्या क्या समझना है, देखो एक होता है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, यानी विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है, तो इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड विद इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट या डिवाइस में कितनी इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। ये वो दर है जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी विद्युत परिपथ या उपकरण के भीतर स्थानांतरित या परिवर्तित होती है, या हम कह सकते हैं उपयोग होती है। अब होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं। P क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। P क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, या कार्य कितना कार्य किया है हमारे विद्युत जो अप्लायंस है या हमारे जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है उसने कितना कार्य किया बटे समय, बटे समय। कार्य होता है हमारा जूल में, समय होता है हमारा सेकेंड में। तो पावर को हम जूल पर सेकेंड या इसी को जूल पर सेकेंड को भी वॉट कहते हैं, पेपर में आया है, इसको ध्यान रखना। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। चलो तो समझते हैं।
पावर की इकाई जो होती है वो वॉट होती है, जिसको हम जूल प्रति सेकंड बोलते हैं। अगली बात, अगर 1 किलोवाट दिया है तो किलो का मतलब होता है 1000 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 10⁻³ वॉट के बराबर होता है। अगर मेगावाट दे रखा है 1 मेगावाट, तो ये इसमें होता है 10⁻6 का गुणा, यानी 10⁻6 वॉट के बराबर होता है। और अगर 1 गीगावाट आ जाए, 1 गीगावाट, अगर 1 गीगावाट आ जाए तो उसमें 10⁻⁻9 का गुणा होता है। ठीक है। अगली बात, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं जो हमको याद रखने हैं। पावर बराबर होता है VI। ये कैसे बने, ये क्लास 9-10 में सिखाया जाता है। अगर फिर भी समझना है तो आप टेलीग्राम डाउट हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है। एक तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, एक पावर का फॉर्मूला होता है I²R, और एक पावर का फॉर्मूला होता है V²R। अब हमको क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी हो उसके हिसाब से चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पावर की एक इकाई होती है जिसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, यानी 1 HP। पूछा जाता है 1 HP कितने वॉट के बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है हमारा 1 HP। अगली बात, हमारे घर में जो बिजली आती है, ठीक है, तो वो किस हिसाब से आती है, 1 किलोवाट आवर के हिसाब से आती है। किलोवाट आवर को ही हम kWh बोलते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, तो उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। इसी 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट बिजली बोलते हैं हम लोग। अब 1 किलोवाट दे रखा है तो इसको 1000 वॉट बोल सकते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 वॉट आवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1000 वॉट आवर भी बोल सकते हैं। और यही 1000 वॉट आवर या 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, ये पेपर में आई है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हमको याद रखनी क्या, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगली बात, हमारे घर में अलग अलग इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, उन्होंने कितनी बिजली उपयोग की, तो वो निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यानी विद्युत उपकरण के द्वारा खपत इकाई की संख्या निकालनी हो तो क्या करना, जितना वॉट पावर वो खा रहे हैं गुणा जितना समय वो चल रहे हैं बटे 1000 का डिवाइड करेंगे, वॉट इंटू घंटा बटे 1000। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, इतनी यूनिट्स निकलेगी, इतनी इकाई निकलेगी। अब ये समझेंगे कैसे, तो समझेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको ले लेते हैं हम अगली शीट। क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर कितना दे रखा है, 500 वॉट दे रखा है। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर कितना दे रखा है, 500 वॉट दे रखा है। तो ये वॉट दे रखा है। टाइम जो दे रखा है इसका कितना दे रखा है, 6 घंटे, 6 आवर पर डे, एक दिन में 6 घंटे चलता है। ठीक है, तो जब प्रतिदिन और पावर वगैरह आ जाए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसके वॉट निकालेंगे। हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ऊर्जा की खपत कितनी की इसने, तो एनर्जी कितनी खपत की इसने। तो ये निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इसका किलोवाट आवर। हमको किलोवाट आवर निकालना है। तो देखो, वॉट हमको दे रखा है 500, कितने दिन चला है ये, हर दिन ये 6 घंटे चला है। ठीक है, 6 आवर पर डे चला है। एक तो किलो वॉट हो गया और आवर बताना है। ठीक है, तो ये हर दिन 6 घंटे चला है। और महीने में दिन कितने होते हैं, तो महीने में होते हैं 30 दिन। हमेशा हमको 30 दिन मानना है। अगर क्वेश्चन में उसने 31 दिन बोला हो तो 31, अब इस क्वेश्चन में कितने दिन बोला, 30 दिन बोला है। तो एक दिन में 6 घंटे चला, 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, तो 6 इंटू 30, इसको कैंसिल करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी हमारी, इसकी वैल्यू निकलेगी 9, 1 2 3 4 वॉट आवर। देखो ये तो वॉट में था और ये आवर बचा यहाँ से वॉट आवर, लेकिन हमको किलो वॉट आवर निकालना है। तो वॉट आवर को किलो वॉट आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा वॉट आवर है, इसमें मैं 1000 का डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 1 2 3, 1 2 3 घटा, है ना। तो इसमें कुछ मिस्टेक हुई क्या, 500 इंटू 6 इंटू 30, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये बन जाएगा 90 किलो वॉट आवर। ठीक है, ये 90 किलोवाट आवर बन गया, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 90 यूनिट। ये इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 यूनिट बोल सकता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि जो बिजली का खर्चा है वो 1 किलोवाट आवर के लिए 4.5 रुपये लगते हैं। यानी एक यूनिट के लिए
एक यूनिट बिजली की जो कीमत है या 1 किलोवाट आवर की जो कीमत है वो 4.5 रुपये है, वो 4.5 रुपये है। ठीक है, तो पूछा है जितनी बिजली हमने खर्चा की, कितनी यूनिट खर्चा की, 90 यूनिट खर्चा की, 90 यूनिट का रेट कितना होगा, तो 90 इंटू 4.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, 405 रुपये के बराबर आएगा। ये हमसे पूछा है, ये पेपर का आया हुआ सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पावर दे रखा है हमको, हमें पहले निकालना है समय कैसे निकालेंगे, 6 घंटे रोज चलेगी कोई मशीन, 30 दिन में कितना चलेगी, तो 6 घंटे में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कैसे निकालेंगे, तो किलोवाट आवर किलोवाट इंटू समय इंटू दिन, ये मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। फिर इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे वाट आवर को किलोवाट आवर बदलने के लिए, तो इससे जो निकलेगा इसी को हम बोलते हैं यूनिट। एक यूनिट की कीमत दे रखी 4.5, 90 की निकाल देंगे, 90 इंटू 4.5। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा शायद फाइनल क्वेश्चन है। बोला है एक इलेक्ट्रिकल फैन है, एक बिजली का फैन है जो 220 वोल्ट की सप्लाई पे चल रहा है। तो देखो सबसे पहले वोल्टेज हमको कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, बोला है आगे द करंट फ्लोइंग, इसके अंदर करंट कितना है, 0.6 एम्पियर। जो करंट है हमको कितना दे रखा है, 0.6 एम्पियर हमको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। ये भी हमको समझ में आ गया। पूछा है एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन। ठीक है, पहली बात तो हमसे पूछा है कि ऐसी रेट बतानी है जिस पर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है फैन से। तो देखो एक बात याद रखना, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य को करने की जो दर होती है वो क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो हमको इसने इनडायरेक्टली पावर निकालने को बोला है एक तो, इसके अलावा इसने बोला है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट, यानी 2 मिनट में कितनी ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है, ऊर्जा पूछी है। तो जो ऊर्जा पूछी है ना, वो ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो ऊर्जा होती है एनर्जी के बराबर। याद रखना, ऊर्जा होती है एनर्जी के बराबर। एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम। देखो ये जो वर्क है हमारा, वर्क अपॉन टाइम, इसको बोला पावर। अगर वर्क को मैं इधर रहने दूँ, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जो वर्क है ये पावर इंटू टाइम बनेगा। तो एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमसे एक तो पावर निकालने को बोला है और पावर इंटू टाइम यानी वर्क डन निकालने को बोला है या ऊर्जा निकालने को बोली है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी की वैल्यू है 220 वोल्ट, करंट की वैल्यू है कितनी, 0.6, करंट की वैल्यू है 0.6 एम्पियर। टाइम हमको कितना दिया है, टाइम हमको दिया है 2 मिनट। याद रखना हमेशा सेकंड में चलते हैं, तो 2 मिनट में 60 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। पहले हमको क्या निकालना, पावर। पावर निकालने का सीधा फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, अगर V दिखे और I दिखे तो पावर बराबर होता है V इंटू आई। 220 इंटू 0.6 ये किसके बराबर होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 132 ये हो जाएगा वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। पहली बात तो पावर निकालने को बोला। दूसरी बात इसने बोला है एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड, कितनी एनर्जी उसने ट्रांसफॉर्म की या कितनी एनर्जी का उसने उपयोग किया। तो एनर्जी ही क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अभी ऊपर बताया वर्क क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमको दिया है कितना, अभी 132 बताया, इनटू टाइम हमारा कितना है, तो टाइम हमारा है 120 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो अब देखो पेपर में जब सॉल्व करना है तो इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 2 2 ज़ा 4, आखिरी में 4 आना चाहिए और आखिरी में 0 आना चाहिए। तो जब सॉल्व करोगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15840। और ये क्या आना चाहिए, क्योंकि वर्क निकाल रहे हो, एनर्जी निकाल रहे हो, जूल में आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इतने क्वेश्चंस थे। इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं, इतने फॉर्मूले आप समझ लेते हो, तो आप 99% क्वेश्चन इस चैप्टर के लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जिससे हमको आने वाले और वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप इस पूरी सीरीज़ के अच्छे से नोट्स बनाएं और रिवीजन करें, और फिर जिस ब्रांड का भी मॉक लगाना है मॉक लगाएं, आपके नंबर आपको बढ़े हुए दिखेंगे।
इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पीडीएफ और ये जो हम जो वीडियोस बनाते हैं इसकी सारी पीडीएफ उसको आपको वहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको वहाँ जो डाउट वगैरह रहेंगे उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।